इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में नेशनलिज्म का उदय या राइज कोई अचानक हुआ इवेंट नहीं था, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेस का रिजल्ट था। बिफोर द ब्रिटिश, इंडिया वॉज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, बट पॉलिटिकल यूनिटी वॉज फ्रैगमेंटेड। ब्रिटिश रूल unintentionally provided the framework for this unification. सबसे पहले देखो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। British sword imposed a single centralized authority over the entire subcontinent. जब उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज इंप्लीमेंट किए जैसे कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड और एक कोडिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक पैन इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट होने लगी। सोचो जरा, एक सिस्टम, एक रूल। इसने लोगों को रियलाइज करवाया कि उनका पॉलिटिकल फेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट का रोल। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर रेलवेज और टेलीग्राफ्स का इंट्रोडक्शन सिर्फ ब्रिटिश ट्रेड के लिए था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नेशनलिस्ट कॉज के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हुआ। रेलवेज ने मार्केट्स को यूनिफाई किया, इंटरनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसने नेशनलिस्ट लीडर्स को मोबिलाइज किया। अब बंगाल का लीडर बॉम्बे जा सकता था और मद्रास का लीडर पंजाब के लोगों से कनेक्ट कर सकता था। डिस्टेंस का बैरियर खत्म हो गया। ये फिजिकल कनेक्टिविटी ही पॉलिटिकल कनेक्टिविटी का बेस बनी। नेक्स्ट, वेस्टर्न एजुकेशन और प्रेस का रोल देखो। लॉर्ड मकाउले का एम था क्लर्क्स क्रिएट करना, बट इंग्लिश लैंग्वेज एक लिंगुआ फ्रैंका बन गई। डिफरेंट रीजन्स के इंटेलिजेंसिया जो पहले अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अब इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते थे और वेस्टर्न आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को समझ सकते थे। प्रेस जैसे द हिंदू और अमृता बाजार पत्रिका ने इन आइडियाज को डिसेमिनेट किया और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बढ़ाया। लेकिन नेशनलिज्म सिर्फ यूनिटी से नहीं, बल्कि एंगर और रिजेंटमेंट से भी फ्यूल हुआ। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स प्लेड अ मैसिव रोल। लॉर्ड लिटन के रिप्रेसिव मेजर्स जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, जिसने इंडियन लैंग्वेज प्रेस की फ्रीडम छीन ली, और आर्म्स एक्ट, जिसने इंडियंस को हथियार रखने से रोका, इन चीजों ने वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट पैदा किया। इसने इंडियंस को यह फील कराया कि वो अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन्स हैं। फाइनली, द स्पार्क वॉज द इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी 1883। लॉर्ड रिपन ने कोशिश की थी कि इंडियन जजेस को यूरोपियंस को ट्राई करने का राइट मिले ताकि जुडिशियल इक्वालिटी आए, लेकिन यूरोपियन कम्युनिटी ने इसका इतना वायलेंट ऑपोजिशन किया, जिसे व्हाइट म्यूटिनी कहा गया, कि बिल को डाइल्यूट करना पड़ा। इस इंसिडेंट ने ब्रिटिश रेशियल एरोगेंस को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। इंडियंस को समझ आ गया कि जस्टिस और इक्वालिटी की उम्मीद करना बेकार है जब तक हम खुद ऑर्गेनाइज नहीं होते। बस यही रियलाइजेशन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग थी। अब हम फोकस करेंगे उस पीरियड पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले का था। अक्सर हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स 1885 में शुरू हुई, बट दैट इज इनकरेक्ट। 1885 से पहले एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था, जिसे हम प्री कांग्रेस एसोसिएशंस कहते हैं। इस एवोल्यूशनरी टाइमलाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की डीपनिंग को ट्रेस कर सकें। सबसे पहले आती है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, जिसे द्वारकानाथ टैगोर ने फाउंड किया था। इसका नेचर समझो, ये पहली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, लेकिन इसका स्कोप बहुत नैरो था। ये सोसाइटी सिर्फ जमींदार्स के क्लास इंटरेस्ट्स को डिफेंड करती थी। यहाँ नेशनलिज्म अभी सेल्फिश इंटरेस्ट्स तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस का कैरेक्टर चेंज होने लगा। पॉलिटिकल बेस ब्रॉडन हुआ, फ्रॉम नैरो एलीट और लैंडलॉर्ड्स टू मिडिल क्लास और इंटेलिजेंसिया। इस शिफ्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द इंडियन एसोसिएशन 1876, फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस। ये लैंड होल्डर सोसाइटी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इसने प्रो लैंडलॉर्ड स्टैंस को रिजेक्ट किया और मिडिल क्लास और आम लोगों के इश्यूज को उठाया। इनका एजेंडा देखो, इन्होंने लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अपोज किया और सिविल सर्विस रिफॉर्म की मांग की, लोअरिंग एज लिमिट इशू। इस एसोसिएशन की सिग्निफिकेंस ये है कि इसने पहली बार ऑल इंडिया एजिटेशन का पोटेंशियल दिखाया। ये रीजनल बाउंड्री को तोड़ने की पहली सीरियस कोशिश थी। इसी दौरान रीजनल लेवल पर भी कंसोलिडेशन हो रहा था। मद्रास महाजना सभा 1884 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए। लीडर्स लाइक फिरोज शाह मेहताब, बी तैयब जी और वीरा राघवाचारी रीजनल इश्यूज को वाइडर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ लिंक कर रहे थे।
विजुअल मैट्रिक्स में देखो कैसे पॉलिटिकल बेस एक्सपैंड हो रहा है, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ। लेकिन इन सब की एक मेजर लिमिटेशन थी। इनका कैरेक्टर लोकलाइज था और 1885 से पहले कोई भी यूनिफाइड पैन इंडियन प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था जो पूरे देश की आवाज एक साथ उठा सके। हर एसोसिएशन अपने रीजन या अपनी क्लास के लिए लड़ रही थी। लैंड होल्डर सोसाइटी का एम सिर्फ जमींदारी बचाना था, जबकि इंडियन एसोसिएशन सिविल राइट्स की बात कर रही थी। ये जो फ्रैगमेंटेशन था, इसी ने एक नीड क्रिएट की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन सभी स्ट्रीम्स को मर्ज करके एक नेशनल रिवर बना सके। और यही नेसेसिटी आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बर्थ का कारण बनी। क्लियर है? ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रीकर्सर्स थे जिन्होंने ग्राउंड प्रिपेयर किया था। अब हम आते हैं उस हिस्टोरिक मोमेंट पर, द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी 1885। ये इवेंट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक वाटरशेड मोमेंट है। पहला सेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इमेजिन द सीन, 72 डेलीगेट्स जो मोस्टली लॉयर्स और जर्नलिस्ट थे वहां इकट्ठा हुए। इस सेशन के प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बैनर्जी थे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, A.O. ह्यूम। यहां पर सवाल उठता है, आईएनसी का एम क्या था? क्या ये आजादी की मांग कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इनके इनिशियल एम्स बहुत मॉडरेट और स्पेसिफिक थे। पहला, पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच फ्रेंडशिप प्रमोट करना। दूसरा, पॉपुलर डिमांड्स को फॉर्मुलेट करके गवर्नमेंट के सामने रखना। और तीसरा, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग देना। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की शुरुआत थी, ना कि किसी वायलेंट रेवोल्यूशन की। लेकिन आईएनसी की फाउंडेशन के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, जिसे हम सेफ्टी वैल्व थ्योरी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना क्रिटिकल है। थ्योरी ये कहती है कि ह्यूम ने आईएनसी को इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि इंडियंस का ग्रोइंग डिसकंटेंट, जो 1857 के बाद से अंदर ही अंदर उबल रहा था, उसे एक पीसफुल आउटलेट मिल सके। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है जो स्टीम रिलीज करता है ताकि कुकर फटे नहीं, वैसे ही आईएनसी को डिजाइन किया गया था वायलेंट म्यूटनी को अवॉइड करने के लिए। कहा जाता है कि ह्यूम वांटेड टू सेव द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट डिस्ट्रॉय इट। लाला लाजपत राय ने बाद में इस थ्योरी को यूज करके मॉडरेट्स यानी नरम दल पर अटैक भी किया था। हाउएवर, इसका एक दूसरा पहलू भी है, द लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये नेशनलिस्ट काउंटर नैरेटिव है जो जीके गोखले ने दिया। सुनो, ये लॉजिक बहुत ब्रिलियंट है। अर्ली नेशनलिस्ट्स कोई फूल्स नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर वो खुद कोई ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे शुरू में ही क्रश कर देगी। इसलिए उन्होंने A.O. ह्यूम को यूज किया। ह्यूम एक ब्रिटिश एक्स सिविल सर्वेंट थे, तो उनकी वजह से गवर्नमेंट को आईएनसी पर शक नहीं हुआ। बेसिकली नेशनलिस्ट्स यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर टू प्रोटेक्ट देयर नेसेंट नेशनलिज्म फ्रॉम द लाइटनिंग ऑफ ब्रिटिश रिप्रेशन। उन्होंने कॉलोनाइजर को यूज किया कॉलोनाइज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चाहे वो सेफ्टी वैल्व हो ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन इंडियंस के लिए वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड था जिसने मूवमेंट को सर्वाइव करने का मौका दिया। 1885 से 1905 तक का जो फेज है उसे हम मॉडरेट फेज कहते हैं। इस फेज के लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोखले का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। ये लोग ब्रिटिश रूल को एनिमी नहीं मानते थे। इनफैक्ट दे बिलीव्ड इन द प्रोविडेंशियल मिशन ऑफ ब्रिटिश रूल। उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए आया है और ये डिवाइन विल का पार्ट है। They had immense faith in British justice and liberalism. उनकी लॉयल्टी ब्रिटिश क्राउन के प्रति थी, लेकिन ये लॉयल्टी पेट्रियटिज्म के साथ कपल्ड थी। वो चाहते थे कि इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही सेल्फ गवर्नमेंट मिले, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को मिली थी। इनका काम करने का तरीका क्या था? इसे हम द 3 P's मेथडोलॉजी कहते हैं: प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर काम करते थे। वायलेंस या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इनका रास्ता नहीं था। इनका एम था टू एजुकेट द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। वो सोचते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और पब्लिक बेसिकली जस्टिस लविंग है, बस उन्हें इंडिया की असली कंडीशन का पता नहीं है। अगर हम उन्हें सही फैक्ट्स बताएंगे थ्रू पिटिशंस एंड मेमोरियल्स, तो वो जरूर रिफॉर्म्स ग्रांट करेंगे। ये प्रोसेस डायग्राम देखो: डिमांड्स ड्राफ्ट करना, पिटिशंस लंदन भेजना, अगर एक्सेप्ट ना हो तो रिपीट या प्रोटेस्ट। ये एक स्लो और पेशेंट प्रोसेस था। इनकी की डिमांड्स क्या थीं? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये चाहते थे इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। आईसीएस एग्जाम इंडिया में कंडक्ट हो ताकि इंडियंस क्वालिफाई कर सकें।
जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना ताकि जस्टिस इम्पार्शियल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर इनका स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एक्सपेंशन चाहते थे ताकि इंडियंस को बजट और गवर्नेंस में बोलने का हक मिले। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिडक्शन भी एक मेजर डिमांड थी, क्योंकि ये पैसा डेवलपमेंट से हटकर वॉर में जा रहा था। अपनी बात लंदन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कैंपेन इन इंग्लैंड भी चलाया। ब्रिटिश कमिटी ऑफ आईएनसी एस्टैब्लिश की गई और इंडिया नाम का जर्नल स्टार्ट किया गया ताकि वहां के वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। फाइनली इनकी अचीवमेंट क्या रही? अक्सर क्रिटिक्स कहते हैं कि इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, बट दैट्स अनफेयर। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रैशनल क्रिएट किया। 1892 का काउंसिल एक्ट इन्हीं के प्रेशर का रिजल्ट था। बेशक इमीडिएट गेन्स लिमिटेड थे, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी के सीड्स सो कर दिए थे। इन्होंने एक मॉडरेट ऑर्डर लगाया जिसके फल आने वाली जनरेशंस ने खाए। They laid the institutional foundation upon which the later mass movements were built. अब हम मॉडरेट्स के सबसे सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर आते हैं, द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म। अगर मॉडरेट्स ने पॉलिटिक्स में प्रेयर एंड पिटिशन किया, तो इकोनॉमिक्स में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की नींव ही हिला दी। लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और एम.जी. रानाडे ने ब्रिटिश रूल के बेनेवोलेंट यानी कल्याणकारी होने के मिथ को शैटर कर दिया। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मेन कारण है। इस क्रिटिक का कोर कॉन्सेप्ट था ड्रेन थ्योरी, जिसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पॉस्टुलेट किया। कॉन्सेप्ट सिंपल पर डेवस्टेटिंग था। इंडिया का वेल्थ, कैपिटल और कमोडिटीज ब्रिटेन ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी इक्विवेलेंट इकोनॉमिक या कमर्शियल रिटर्न के। ये एक यूनिलैटरल ट्रांसफर था। इस हाइड्रोलिक सिस्टम फ्लो चार्ट को देखो। इंडिया की इकोनॉमी से रिसोर्सेज निकल रहे हैं थ्रू चैनल्स लाइक होम चार्जेस, पेंशन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, फॉरेन कैपिटल के प्रॉफिट्स और ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये सारा पैसा ब्रिटिश ट्रेजरी यानी लंदन में एक्यूमुलेट हो रहा है, लीविंग इंडिया ड्राई एंड डिप्लीटेड। जैसे एक नली से खून बहता रहे और बॉडी वीक होती जाए, वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी ड्रेन हो रही थी। इसके साथ जुड़ा हुआ था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया जो पहले फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता था, अब सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर और ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बनकर रह गया। इसने इंडिया को एक सबसर्विएंट इकोनॉमी बना दिया, एक ऐसी इकोनॉमी जो ब्रिटिश इंडस्ट्री की नीड्स पूरी करने के लिए एग्जिस्ट करती थी। मॉडरेट लीडर्स ने पॉवर्टी एनालिसिस भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया की गरीबी कोई नेचुरल डिजास्टर या ट्रेडिशनल बैकवर्डनेस की वजह से नहीं है, बल्कि ये मैन मेड है, स्पेसिफिकली कॉलोनियल मेड। उन्होंने पॉवर्टी को डायरेक्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से लिंक किया। बैलेंस ऑफ ट्रेड डायग्राम देखो। हम लो वैल्यू रॉ मटेरियल्स कॉटन, इंडिगो एक्सपोर्ट कर रहे थे और हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे। इस ट्रेड इम्बैलेंस ने साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्रिएट किया। वेल्थ ड्रेन, लैक ऑफ कैपिटल, नो इंडस्ट्री, रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, पॉवर्टी। इस सिचुएशन को बदलने के लिए मॉडरेट्स ने डिमांड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन रखी। उन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की थ्योरी दी कि इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और स्टेट एड मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि बिना इंडिजिनस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉवर्टी खत्म नहीं हो सकती। ये इकोनॉमिक एनालिसिस ही वो टूल था जिसने ब्रिटिश रूल की मॉरल लेजिटिमेसी को खत्म कर दिया और आगे चलकर मास मूवमेंट का बेस बनाया। मॉडरेट्स की कंटिन्यूअस डिमांड्स और प्रेशर का पहला टेंजिबल रिजल्ट 1892 में देखने को मिला, इन द फॉर्म ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इस एक्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ पहला ऑल्बिएट छोटा कदम था। ये एक्ट आईएनसी के अर्ली सेशंस 1885 टू 1889 की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स का डायरेक्ट आउटकम था। इस एक्ट का मेन फीचर था एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में एडिशनल मेंबर्स का नंबर बढ़ा दिया गया। इंपीरियल में 10 से 16 कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक कैच था, द नॉमिनेशन प्रिंसिपल। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट इलेक्शन देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने एक क्लेवर मैकेनिज्म यूज किया, इलेक्शन डिस्गाइज्ड एज नॉमिनेशन।
इसका मतलब ये था कि यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, ज़मींदार्स और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कुछ मेंबर्स को रेकमेंड कर सकते थे, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल ही करता था। टेक्निकली ये इलेक्शन नहीं था, पर प्रैक्टिकली ये रिप्रेजेंटेशन की तरफ एक शुरुआत थी। फंक्शंस में भी कुछ एनहांसमेंट हुआ। मेंबर्स को बजट डिस्कस करने का राइट दिया गया। ध्यान रहे, सिर्फ डिस्कस करने का, वोट करने का नहीं। वो बजट पर अपने व्यूज रख सकते थे, लेकिन ग्रांट्स को रिड्यूस करने के लिए मोशन मूव नहीं कर सकते थे। दूसरा, उन्हें क्वेश्चंस पूछने का राइट मिला पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पर, लेकिन यहां भी रिस्ट्रिक्शंस थीं। वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। मतलब अगर ऑफिशियल ने कोई वेग आंसर दिया तो वो वापस काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। क्रिटिकल असेसमेंट करते वक्त हम देखते हैं कि ये एक्ट शैम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी धोखा ज्यादा लगता था। क्यों? क्योंकि काउंसिल्स में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी हुई थी। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स और प्रो ब्रिटिश नॉमिनेटेड इंडियंस मिलकर हमेशा नेशनलिस्ट्स को आउटनंबर कर देते थे। विजुअल में देखो, सीटिंग प्लान ऐसा था कि नेशनलिस्ट्स यानी रिकमेंडेड मेंबर्स माइनॉरिटी में थे और डिसीजन मेकिंग पावर इफेक्टिवली ब्रिटिशर्स के पास ही थी। इस एक्ट ने मॉडरेट्स को सेटिस्फाई नहीं किया। उनकी डिमांड थी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द पर्स यानी बजट पर कंट्रोल, जो उन्हें नहीं मिला। फिर भी इस एक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने गोखले और मेहता जैसे लीडर्स को काउंसिल में एंट्री दी, जहां उन्होंने अपनी स्पीचेस और लॉजिक से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खोल दी। ये स्टेप लैडर अप्रोच थी। 1861 में सिर्फ नॉमिनेशन था, 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन या रिकमेंडेशन आया, और गोल था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो अभी दूर था। हमने मॉडरेट्स की अचीवमेंट्स देखी। अब समय है उनकी लिमिटेशंस और इवैल्यूएशन का रिगरस एनालिसिस करने का। आखिर क्यों मॉडरेट्स फेल हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को रोकने में? क्यों उनके हाथ से लीडरशिप स्लिप होकर एक्सट्रीमिस्ट्स के पास चली गई? सबसे बड़ी कमी थी उनका नैरो सोशल बेस। मॉडरेट मूवमेंट प्राइमरीली अर्बन एजुकेटेड एलीट तक सीमित था, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट्स। सोशल पिरामिड इन्फोग्राफिक देखो। टॉप पर वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट है जो मानते हैं कि ब्रिटिश रूल प्रोविडेंशियली गुड है। बॉटम पर पेजेंट्री और वर्कर्स हैं जो फैमिन, डेट और पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। इन दोनों के बीच एक ह्यूज सोशल गैप था। मॉडरेट्स को लगता था कि मासेस अभी पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं हैं। दे आर टू पैसिव एंड इग्नोरेंट। इस फियर की वजह से उन्होंने कभी मासेस को मोबिलाइज करने की कोशिश ही नहीं की। वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते रहे, सड़क पर नहीं उतरे। दूसरा बड़ा इशू था आइडियोलॉजिकल पैराडॉक्स। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहे थे। एक तरफ उनका फेथ था ब्रिटिश जस्टिस में और दूसरी तरफ रियलिटी थी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, जो एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड थी। वो ये बात समझ ही नहीं पाए कि ब्रिटिश इंटरेस्ट्स और इंडियन इंटरेस्ट्स फंडामेंटली इलरेकंसाइलेबल, विरोधी हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम अ सिस्टम डिजाइंड टू एक्सप्लॉइट यू। इनकी मेथोडोलॉजी क्रिटिक भी बहुत हार्श थी। औरोबिंदो घोष ने कांग्रेस की पिटिशनिंग स्टाइल को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा। उनका कहना था कि राइट्स मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने एनुअल सेशंस को 3 डेज तमाशा कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि साल में सिर्फ 3 दिन मिलना और रेजोल्यूशन पास करना ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज नहीं ला रहा था। सबसे बड़ा फेलियर तब साबित हुआ जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ। मॉडरेट्स ने खूब पिटिशंस भेजे, प्रेयर्स की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें इग्नोर कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पूरी तरह फेल हो गए। इसने प्रूव कर दिया कि सिर्फ अपील से काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या हम उन्हें पूरी तरह डिस्कार्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट देखो। इनकी लायबिलिटीज थीं, एलीट नेचर, प्रेयर मेथड और मिसप्लेस्ड फेथ। लेकिन इनके एसेट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी सॉलिड थे। इन्होंने इंडिया को पॉलिटिकल अवेकनिंग दी। इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया। इन्होंने डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के मॉडर्न आइडियाज को पॉपुलराइज किया। इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी क्रिएट की। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने वो फाउंडेशन ले की जिस पर बाद में गांधी जी ने मास मूवमेंट खड़ा किया। ये एक ट्रांजिशनल फेज था, जरूरी था, भले ही परफेक्ट नहीं था। अब हम उस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां इंडियन नेशनल मूवमेंट का कैरेक्टर पूरी तरह बदल गया, द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये शिफ्ट 1905 के आसपास हुआ। सवाल ये है कि ये गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट्स क्यों उभरे? इसके कॉजेस फॉर राइज डीप रूटेड हैं।
सबसे पहला रीजन था रिकग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। मॉडरेट्स का फेलियर और इकोनॉमिक मिजरी ने लोगों को रियलाइज करवा दिया कि ब्रिटिश रूल बेनेवोलेंट नहीं, एक्सप्लॉइटेटिव है। फिर लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज ने आग में घी का काम किया। कैलकटा कॉर्प एक्ट 1899, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 और फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, इन सब ने प्रूव कर दिया कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्रश करना चाहते हैं। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस भी इंपॉर्टेंट थे। जब इथियोपिया ने इटली को हराया 1896 और जापान ने रशिया जैसे जायंट को हराया 1905, तो मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी टूट गया। इंडियंस को लगा अगर जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसने एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखो, मॉडरेट्स लॉयल्टी की बात करते थे, एक्सट्रीमिस्ट्स पैसिव रेजिस्टेंस पर आ गए। उनका गोल चेंज हो गया, फ्रॉम कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट टू स्वराज यानी सेल्फ रूल। तिलक ने क्लियरली कहा, स्वराज इज माय बर्थ राइट। मेथड्स भी बदल गए। अब सिर्फ पेटिशंस नहीं बल्कि स्वदेशी यानी इंडिजिनस गुड्स, बॉयकॉट यानी फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज और नेशनल एजुकेशन इनके वेपन्स बन गए। ये अब पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी भीख मांगना छोड़कर डायरेक्ट एक्शन की तरफ बढ़ गए थे। लीडरशिप अब द ट्रियो लाल बाल पाल के हाथ में थी। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। देखो कैसे नेशनलिस्ट ट्रायंगल बन रहा है मैप पर। ये लीडर्स रीजनल नहीं बल्कि मास लीडर्स थे। औरोबिंदो घोष ने इस मूवमेंट को फिलॉसफिकल अंडरलाइनिंग दी। उन्होंने कहा, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स यूज किए मासेस को मोबिलाइज करने के लिए। कंपैरिजन टेबल एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाता है। मॉडरेट्स का बेस एलीट था, एक्सट्रीमिस्ट्स का बेस मास अर्बन या लोअर मिडिल क्लास था। मॉडरेट्स का टूल पेन या पेटिशन था, एक्सट्रीमिस्ट्स का टूल बॉयकॉट या प्रोटेस्ट था। मॉडरेट्स ब्रिटिश फैक्ट्री के गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी चरखा और इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे थे। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का चेंज नहीं था, ये एटीट्यूड का रेवोल्यूशन था। इस फेज ने नेशनलिज्म को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़कों पर ला खड़ा किया और आज़ादी की लड़ाई को एक नई दहार दी।